बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम dear students. Here is your English teacher Maimuna Naseem. Students, as you know that nowadays we are doing the poetry from the book number 3, and today we will do the poem number 6 according to our smart syllabus. And the topic of this one's poem is that the Sindhi woman. Yes, आज हम लोग पढ़ेंगे the Sindhi woman, which is very important according to paper point of view. Now students, before going to start our today's lecture, that is a Sindhi woman, this poem has been written by the John Stallworthy. ठीक है, Who was John Stallworthy? जॉन स्टॉलवर्दी कौन था? जो आज की हमारी पोइम है जो हम लोग रीड करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पोइट के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जो है पोइम को ग्रो थ्रू करते हैं. यस, अबाउट द पोइट आज हम लोग जानते हैं कि जो जॉन स्टॉलवर्दी था वो कौन था और कहाँ पर पैदा हुए थे. द जॉन स्टॉलवर्दी वॉज बॉर्न इन लंदन. यस, ही वॉज बॉर्न इन लंदन. He started writing poetry when he was 7 years old. कहते कि जब उन लोगों ने पोइट्री, जो हमारे पोइट हैं जॉन स्टॉलवर्दी, जब इन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट की तो वो कितने साल के थे? 7 साल के. ही वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी जो तालीम थी वो हासिल की. उन्हें वहाँ पर एक प्राइज़ भी मिला था, नोबल. ही वर्क इंक्लूड 7 वॉल्यूम ऑफ पोइट्री. और उनकी जो पोइट्री है, उनकी जितनी ज़िंदगी के काम में एक काम शामिल है वो ये है कि उन्हें पोइट्री के 7 वॉल्यूम जो थे वो लिखे थे. ही विजिटेड पाकिस्तान इन द 1959 एंड रिटर्न इन 1962. जी, वो पाकिस्तान में जो विज़िट करने आए थे 1959 में आए थे कराची में, और कराची में ही उन्होंने ये सारा जो एक सीन ऑब्जर्व किया और ये पोइट्री लिखी, और इसी वजह से इस पोइम का नाम है सिंधी वुमेन. और वहाँ पर अपनी पोइम में जो है वो कराची का जिक्र भी करेंगे. जब हम लोग सिंधी वुमेन का पढ़ रहे हैं तो बेसिकली इससे हमें पता चलता है कि पोइट जो है, चाहे वो इंग्लिश पोइट है, वो सिंधी वुमेन के बारे में तब तक नहीं लिख सकता जब तक उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं. तो उनकी ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान में है, सिंध की वुमेन के ऊपर है, तो इस वजह से उन्होंने एक पूरी पोइम जो है इसके ऊपर लिख डाली. एंड रिटर्न इन द 1962. नो वी हैव डिस्कस द अबाउट पोइट. लेट्स read about the main theme. What is the main theme of this one poem? Yes, the poem shows the dignity of labor. It tells about those who do their work are successful in life. अच्छा जी, यहाँ पर हमें जो पोइम है, आज हमें पोइम पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि जो है वो अजमत बताता है, मेहनत की अजमत को. ठीक है, कि मेहनत में अजमत है. He tells about the दोज पीपल, वो कहते हैं वो इन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे या जानेंगे कि जो मेहनत करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वही कामयाब हैं इन लाइफ यानी ज़िंदगी में. एंड दोज हु आर हार्ड वर्किंग, और जो मेहनती हैं, आर रिस्पेक्टेड एवरीवन, हर कोई इनकी इज्जत करता है. और क्या हमारा आज का है, बेसिकली एक ही सेंटेंस में मैं बात को वाइंड अप करूँगी कि मेहनत में अजमत है. जी बेटा, हम लोगों ने पहले जॉन स्टॉलवर्दी के बारे में पढ़ लिया. इसके बाद अगर हम लोग देखें तो पोइट के बारे में पढ़ लिया कि लंदन में पैदा हुए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की थी, और उन्होंने पोइट्री के 7 जो है वॉल्यूम लिखे थे. इसके साथ साथ वो पाकिस्तान में कब आए थे? 1959 में, और वापस कब गए थे? 1962 में. और इसके बाद अगर हम लोग देखें मेन थीम, तो मेहनत में अजमत है, यानी जो हमें आज बेसिकली चीज़ हमें इस पोइम से पढ़ने को मिलेगी. यस, और बेटे अगर हम लोग इंग्लिश प्रोज पढ़ते हैं, इंग्लिश पोइट्री पढ़ते हैं, तो हर पोइम जो है हमें एक लेसन देती है. ठीक है, जैसे अगर हम लोगों ने फर्स्ट पोइम में पढ़ा था कि द रेन है, वो हमें बताती है डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी बिटवीन द अपर क्लास एंड द लोअर क्लास. उसके बाद हम लोगों ने सेकंड पोइम पढ़ी द लवलीस्ट ट्री,
द चेरी नो, इसमें हम लोगों ने नेचर लवर जो था पोइट को पाया, ठीक है, ही वॉज टू नेचर लवर। और आज हम लोग इस पोइम में क्या पढ़ रहे हैं, द डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी मेहनत की अजमत को हम लोग पढ़ेंगे किस में, इस पोइम में। तो बेटे इंग्लिश लिटरेचर में जो आप लोग पढ़ते हो, इससे एक थीम होता है वो आप लोग जानने की और अपने जानने की कोशिश क्या करें कि ये जो पोइम हम लोग पढ़ रहे हैं या इंग्लिश लिटरेचर में जो हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं, आया ये हमें लेसन क्या लेसन दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, क्योंकि हर लेसन एक ना एक मैसेज ज़रूर दे रहा होता है। तो चलें जी, आज हम अपनी जो है रीडिंग स्टार्ट करते हैं सिंधी वमेन की। यस, सिंधी वमेन यानी कराची का एरिया, ठीक है, पाकिस्तान का जो सूबा है सिंध, यानी हम लोग वहाँ पर जो है सिंधी वमेन को डिस्कस करेंगे। और आपको पता है, आप लोगों ने देखी होगी कि सिंधी वमेन्स इस तरह की होती हैं और पोइम में भी बेसिकली वो बिल्कुल ऐसे ही इस सीन को ही डिस्क्राइब कर रहा है जो आप लोग अभी अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन्स पर देख रहे हो। मेरा बेटा, जिस तरह से देखें ये वमेंस चल रही हैं, इन्होंने अपने ऊपर कच्चे घड़े उठाए हुए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल इसी सीन को उसने देखा, ऑब्जर्व किया और अपनी पोइट्री की सूरत में हमारे सामने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग, ठीक है। Are you ready, students? Yes, you may open your own textbook. Okay, I will explain the meaning of the difficult words as well as I will explain the line. ठीक है, explanation भी करेंगे, first हम लोग translate करेंगे line by line, then I will explain the full stanza. Okay, क्लास, आपको पता है बेटे कि हमारे जो आज के पोइट हैं वो कौन है, जॉन स्टालवर्दी। यस, और पोइम का नाम क्या है, सिंधी वुमेन। और आपको पता है बेसिकली कि रेफरेंस 1 नंबर का होता है और उसमें हम लोगों ने पोइम का नाम लिखना होता है और उसके बाद हम लोगों ने पोइट का नाम लिखना होता है या पोइटेस का। पोइटेस जो होती है वो शायरा होती है, लेकिन आपकी बुक में सारे शायर ही हैं। नेक्स्ट मेरा बेटा देखें, बेयर फ्रूट थ्रू द बाज़ार। अच्छा जी, कहते हैं बेयर फ्रूट, कहते हैं कि नंगे पाँव चल रही थी थ्रू द बाज़ार, बाज़ार में से वो नंगे पाँव गुजर रही थी, ठीक है, एंड विद द सेम अंड्यूलेंट ग्रेस, और कहता है कि उसकी जो उसी लहराते हुए बावकार अंदाज में, द सेम अंड्यूलेंट ग्रेस कहते हैं, अंड्यूलेंट कहते हैं लहराता हुआ, ठीक है, रेजिंग एंड फॉलिंग, ठीक है, कहते हैं कि लहराता हुआ ग्रेस यानी वकार में, कहते हैं कि वो बाज़ार से नंगे पाँव गुजर रही थी, ठीक है, और उसी लहराते हुए वकार में, ठीक है। यहाँ पर अंडुलेंट बेसिकली एक रिएक्शन को कहा है बेटे। जब अगर आप लोग देखें कि अगर इस वर्ड को अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अंडुलेंट को, आई एम गोइंग टू मार्क अंडुलेंट, यस, रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन। अच्छा, अगर आप लोग सपोज करें मैं और आप, अगर हम लोग अपने आप को एक्सपोज करें कि हम लोग चल रहे हैं वज़न उठाकर, ठीक है, तो जब हमारी बॉडी के ऊपर एक वेट होगा तो हमारी बॉडी एक रिएक्शन देगी, ठीक है, एक वेव देगी। तो बेसिकली अगर वेट ज़्यादा है तो हमारी बॉडी उसी तरह से जो है रिएक्शन देगी, और अगर वो कम है तो उसी के लिहाज से, वेट के लिहाज से हमारी बॉडी जो है रिएक्शन देगी। तो बेसिकली ये हमारा वो रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी के ऊपर बोझ होता है, ठीक है, ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है अंडुलेंट ग्रेस। और एक वकार में, ठीक है, वो औरत चल रही है, एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, कहता है कि जैसे ही जो उड़ता है, ब्लोन मतलब उड़ता है, बैक पीछे से यानी हटता है, फ्रॉम हर फेस उसके मुंह से कपड़ा हटता है, ठीक है, या उड़ता है, तो कहता है हाई ऑन हर सॉरी शी ग्लाइड्स विद द स्टोन जार। इसका मतलब होता है, ग्लाइड का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता चलना या गो स्मूथली। स्मूथली का मतलब होता है ना आराम से चलना, ठीक है। और कहता है शी ग्लाइड्स विद स्टोन जार, और उसने क्या उठाया हुआ है, वो जार अपने सर के ऊपर उठाए आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। हाई ऑन हर हेड, अपने सर पर उठाए, एंड नॉट अ रेपल इन हर ट्रेड। अच्छा जी, कह रहे हैं ट्रेड कहते हैं चाल को, ठीक है, उसके चलने के अंदाज को आप लोग उसको कह सकते हो मेरा बेटा वॉक, ठीक है। और कहता है यहाँ पर राइटर कहता है कि एक
वे एक ऐसे तरीके में कि वो अपने ऊपर मर्तबान उठाए आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, स्मूथली चल रही है, ठीक है, जो कि इसके ऊपर ऊंचा धरा हुआ है। अगर हम लोग पिक्चर में देखें तो मेरा बेटा ये देख लें कि किस तरह से औरत ने मर्तबान को अपने ऊपर उठाया हुआ है, और जाहिर है कि वो जब उसको उठाएंगी तो चलेगी भी उसी वेट के हिसाब से ना। ज़्यादा हैवी अगर उसने उठाया तो वो स्पीडली तो नहीं ना चल सकती। तो कहते हैं किस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है जो है सिंधी वमन। कहते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है मर्तबान को लेकर। और नेक्स्ट पीछे देखें, कहते हैं जो कि बहुत ऊंचा उसने अपने सर पर रखा हुआ है। एंड आगे कहता है कि उसकी चाल में कोई भी डगमगाहट नहीं है, ठीक है। एंड नॉट अ रैपल, ये वर्ड देखें, आई एम गोइंग टू यूज़ द पॉइंटर फॉर यू, एंड नॉट अ रैपल इन हर हेड। कहते हैं कि उसकी चाल में ज़रा भी डगमगा नहीं रही थी, क्योंकि उसने इतना भारी जो है ऊपर मर्तबान उठाया हुआ है और फिर भी वो स्मूथली चल रही है। हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल? तो पोइट जो है वो देख रहा है। सो इफ़ वी एक्सप्लेन दिस वन स्टैंजा कि क्या जो है पोइट हमें इस स्टैंजा में कहना चाह रहा है, वो कहता है कि एक सिंधी औरत को मैं देखता हूँ जो कि अपने सर के ऊपर जो है मर्तबान उठाकर नंगे पाँव चल रही है, बाज़ार में से गुजर रही है, ठीक है। शी इज़ वॉकिंग थ्रू द बाज़ार एंड हिज फेस कवरिंग इज़ ब्लोइंग बिहाइंड हर। कहते हैं कि उसका जो फेस है इज़ ब्लोइंग, ठीक है, जो कि है, और उसका जो फेस है दुपट्टा, यानी जब उसके मुंह के ऊपर उसका दुपट्टा है हवा से लहरा रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग नेक्स्ट पिक्चर में देखें तो उन लोगों ने दुपट्टे लिए हुए हैं ना, ये देखें आप उनके दुपट्टे। और कहते हैं कि हवा जब चलती है तो उनके दुपट्टे भी लहराते हैं उनकी हवा के साथ, ठीक है। और ये लहर उन्हें ऊपर नीचे लहरा रही है उनके दुपट्टों को, और वो फिर भी शान से चलती जा रही हैं, अपनी लगन में चलती जा रही हैं, ठीक है। उनको नहीं पता कि हाँ हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, या फिर उनकी चाल में थोड़ी सी डगमगाहट आए, नहीं, वो उसी स्मूथली उसी रफ्तार में चल रही हैं जैसे वो पहले चल रही हैं। साथ साथ क्या हो रहा है कि हवा चल रही है और उनके फेस के ऊपर जो कपड़ा है वो भी हवा के साथ लहरा रहा है, ठीक है। और इसके साथ वो कहते हैं कि जो है शी इज़ वॉकिंग स्मूथली, और कहते हैं शी इज़ कैरिंग द जॉर ऑन हर हेड। कहता है अगर हम लोग लास्ट वाली 2 लाइन्स में देखें तो 3 लाइन्स में देखें तो वो ये कह रहा है कि उन्होंने अपने मर्तबान उठाए हुए हैं। देयर इज़ अ स्लाइड ब्लेस इन हर हेड इन हर वॉक। कहते हैं कि वहाँ पर मामूली सा जो झुकाव है, यानी वो ज़रा सी बेंट भी नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने इतनी हैवी जो है वो चीज़ उठाई हुई है। तो वो बेसिकली वो चीज़ देख कर जो पोइट है हमारा थोड़ा सा वो इम्प्रेस है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट स्टैंजा मेरा बेटा देखें तो वो क्या है, वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट। इस इरेक्ट का मतलब होता है कि सीधा खड़ा होना या अकड़ कर खड़े होना, यानी स्ट्रेट, आप इसका मतलब कह सकते हो स्ट्रेट। और इस लाइन का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो वो कहता है कि उसे उतरते हुए यूँ गुजरते देखना, ठीक है। वॉचिंग का मतलब देखना होता है। तो स्टोन्स यानी पत्थर, गार्बेज कूड़ा, ठीक है, गार्बेज कूड़ा, एक्सक्रीमेट हम लोग कैसे हैं, फासिल मादा जो होता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। कहते हैं एक्सक्रीमेंट और एंड क्रम्स हम लोग कहते हैं, क्रम कहते हैं हम लोग किरची को या टुकड़ा, ठीक है, शीशे का, उसको हम लोग कहते हैं। तो कहते हैं कि वो औरत क्या है, मैं उनको देखता हूँ खड़े होकर, ठीक है, यूँ वो मेरे सामने गुजरती हैं स्टोन्स और पत्थरों में से, कूड़े में से और फॉसिल मादे में से यानी वेस्टेज में से, एंड क्रम्स यानी किरचियों में से गुजरती हैं। एंड द ग्लास इन द कराची स्लम्स हम लोग कहते हैं कच्ची आबादी में से, ठीक है, और कराची की कच्ची आबादियों में से। आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, कहता है कि मैं अपनी झुकी हुई कमर लिए सोचता हूँ। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, कि वो लोग बड़े बावकार सीधे खड़े होते हैं। हु लर्न टू वर्क बीनीथ आ वेट, कहता है कि वो लोग बड़े वकार से खड़े होते हैं, यानी इज्जत से खड़े होते हैं, जो कि बोझ उठाना जानते हैं। यस अगर यहाँ पर हम लोग वेट का मतलब देखें तो वेट का मतलब यहाँ पर वो डिफ़िकल्टी ले रहा है। अगर हम लोग
वेट का मीनिंग देखें तो यहाँ पर वेट का मतलब क्या होगा, डिफ़िकल्टी, ठीक है। और स्ट्रेट को यहाँ पर वो कह रहा है अनबर्डन्ड, अनबेंड, बगैर झुके, ठीक है। तो कहता है कि अगर मैं देखूं, और यहाँ पर वो स्टूप अपने आप को कह रहा है बेसिकली कि मेरी जो कमर है वो झुकी हुई है, मैं ज़रा बेंड हूँ, और वो लोग जो स्ट्रेट यानी अनबेंड हैं, वो लर्न टू वर्क बीनीथ अ वेट, वो लोग बोझ उठाना जानते हैं। तो बेसिकली इस स्टैंजा में जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे पोइट हैं, वो हमारे साथ क्या कहना चाह रहे हैं, वो हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिंधी वुमेन है वो कराची की आबादियों में से चलती हैं, that walking in a slum, that she is walking straight through the stones, household waste, drugs and the bits। कहते हैं कि वो सारी कूड़ा क्रिकेट कृचियों में से गुजरती, कराची की कच्ची आबादियों में से गुजरती जा रही हैं, विद अ हैवी वेट ऑन हर हेड। कहते हैं कि अपने साथ उन्होंने सर पर एक जो है वो बोझ रखा हुआ है, लेकिन आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, और मैं अपनी कमर झुके हुए या अपनी बेंट कमर लिए हुए खड़ा उनको देख रहा हूँ कि किस तरह से वो गुजर रही हैं, दे स्टैंड मोर स्ट्रेट। और कहता है कि मुझे एक चीज़ मालूम हुई, इस लम्हे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, डैट हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वर्क। कहता है कि इसी वक्त मैंने एक चीज़ ये नोट की कि दोज हु कैरी नो वेट ऑन हिज हेड, कि जो लोग अपने ऊपर नहीं लेते बोझ, ठीक है, और मैंने कहता है कि वो लोग जो बोझ नहीं उठाते वो डिफ़िकल्टीज यानी वो बेंट होते हैं, और जो लोग बोझ उठाना जानते हैं वो अनबेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। कहता है कि एट स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, और मैंने ये रियलाइज़ किया, द पोइट लर्न्स दैट person who face difficulties are able to walk their head erect। कहता है कि मैंने वहाँ पर ही खड़े, जब मैंने उन औरतों को गुजरते हुए, इतनी मुश्किलात से गुजरते हुए, वेट उठाए हुए मैंने जब देखा, तो मैंने एक ही चीज़ रियलाइज़ की, और वो ये थी कि वही इंसान सर उठाकर चल सकता है जिसने मुश्किलात का सामना किया हुआ है। जी, लास्ट स्टैंजा में अगर हम लोग यही देखें तो इसका मतलब ये है, पहले में उसने पेरेंट्स बताई कि किस तरह से वो है, बेसिकली वैसे एक स्टोरी है, ठीक है, जो कि उसका आउटर मीनिंग है लेकिन सिंबॉलिक मीनिंग भी है हमारे साथ। जैसे उसने लास्ट पे हमारे साथ एक मैसेज कन्वे कर दिया है थ्रू क्रिएटिंग अ सीन, थ्रू डिस्क्राइबिंग अ सीन। उसने एक सीन डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से जो औरतें हैं वो गुजर रही हैं, लेकिन साथ में उसने उसके थ्रू एक चीज़ हमारे साथ एक्सपोज कर दी है कि वो लोग कामयाब हैं जो मुश्किलात का सामना करते हैं। सेकंड स्टैंजा अगर हम लोग इस लिहाज से देखें तो उसने हमें सेकंड स्टैंजा में बड़ा प्यारा सा जो है वो मैसेज हमारे साथ कन्वे बेटे कर दिया है। नो वी हैव डिस्कस द पोइम द सिंधी वुमन, कि किस तरह से वो औरत चलती है अपने सर पर घड़ा लिए, ठीक है, और उसकी चाल में बिल्कुल भी ज़रा सा भी कोई भी बोझ नहीं आता, डगमगाहट नहीं आती। और उसके साथ जब उसने ये सीन क्रिएट किया है कि हवा चलती है और हवा चलने के साथ उसके जो चेहरे से कपड़ा लहराता है, वो उसने सीन एक्सप्लेन किया, और उसने कहा कि वो फिर भी अपना बोझ उठाए और हवा के से बगैर मुतासर हुए चलती जा रही है। लेकिन अगर सेकंड स्टैंजा में देखें तो कहते हैं कि वो कच्ची आबादियों में से और किस तरह से कूड़े किटकिट में से गुजरती जा रही है, और मैं उनको खड़े देख रहा हूँ, और कहता है कि मैं अपनी कमर झुकाए एक ही चीज़ रियलाइज़ की कि उसकी मेहनत में अजमत है, यानी वही लोग सर उठाकर जी सकते हैं जो लोग मेहनत करते हैं। नो स्टूडेंट्स, वी हैव डन द एक्सप्लेनेशन ऑफ टुडेज पोइम। I hope you have understood about the all poem of points of related to this one summary about the poet, about the main idea and main theme, its main theme of poem, and you have also understood the poem. Okay class, you have to do the explanation of these two stanza with reference to context. Fine. Okay, take care of yourself. Allah Hafiz.